Good morning students, welcome back to our channel for distant learning. Today we are going to deal with the second part of the chapter, and the chapter's name was Earth's movement, internal and external. This is the name of the third lesson class. This lesson belongs to class 7th, and in last video we have seen about the continental drift theory and about the Wegener's theory, continental drift theory, Wegener's theory, plate tectonics, and we have also dealt with. I have also told you about the volcanoes, the three types of volcanoes, and this is the second part of the video for that for third lesson. And today we are we will see next part. Now we will proceed. Our topic for today is distribution of volcanoes. In last video I have told you there are three types of volcanoes: active, dormant and extinct. These three types of volcanoes are present, but today we are going to see about the distribution of volcanoes, where these volcanoes are located mostly. ठीक है, तो the southern Pacific belt, the mid-continental belt. Most of the world's active volcanoes form a circular belt around the Pacific Ocean. ये जो volcanoes है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाएंगे? तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट, वहाँ पे ये अराउंड द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के इर्द गिर्द ये ज़्यादा पाए जाते हैं. इट ऑल्सो कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ अगल बगल ज्वालामुखी ही हैं. वोल्केनोस मीन्स क्या हो गया हिंदी में? ज्वालामुखी. दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर. अब दूसरा एरिया कौन सा है? तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. द सेकेंड बेल्ट ऑफ वोल्केनो इज फाउंड अराउंड द मेडिटेरेनियन सी. अभी तक हमने देखा था कि पैसिफिक ओशियन के एरिया में ये पाए जाते हैं वोल्केनोस. ठीक है, अब दूसरा कौन सा क्षेत्र है? तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. ये कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी. मोस्ट ऑफ द डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस आर फाउंड इन दिस बेल्ट. अब यहाँ पे ख्याल करने लायक दो ही चीज बात है कि दो जगहों पे वोल्केनो ज्यादा पाए जाते हैं. कौन कौन सा? द सर्कम पैसिफिक बेल्ट और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आपको एक्टिव वोल्केनोस मिलते हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट रिंग ऑफ फायर. And in the mid-continental belt we find dormant and extinct volcanoes, the volcanoes which have erupted in the past but now they are not active. ठीक है, ये पहले वो लोग थे एक्टिव लेकिन अब वो एक्टिव नहीं है. वैसे वोल्केनोस मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में ही पाए जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वोल्केनोस तीन प्रकार के होते हैं: एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट. तो एक्टिव वोल्केनोस कहाँ पाए जाएंगे? पैसिफिक ओशियन के इर्द गिर्द. और डोरमेंट और एक्सटिंक्ट कहाँ पाए जाएंगे? मेडिटेरेनियन सी के पास, उसके इर्द गिर्द पाए जाएंगे. ठीक है, एंड वोल्केनोस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वोल्केनिक इरप्शन थ्रो आउट अ लॉट ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड थिकनेस ऑफ लावा. वोल्केनिक कम्स में बी हायर और लोअर, स्टीपर और ग्रेजुअल. एक ज्वालामुखी जो फटता है उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में भी लावा निकल सकता है और बहुत कम मात्रा में भी लावा निकल सकता है. ये उस वोल्केनो पे निर्भर करता है कि वहाँ का लेयर कैसा है, ठीक है, क्या है, वहाँ पे लावा की मात्रा कितनी है. इन सभी बातों पे डिपेंड करता है कि द थिंग विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो, जो लावा निकल रहा है वो कितनी मात्रा में निकलेगा. ठीक है, अब ये हमारा हो गया कि हमने वोल्केनोस के बारे में जान लिया. अब हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से हम लोग क्या समझते हैं? भूकंप. An earthquake is a sudden movement which takes place in the interior of the earth. पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर जो कंपन पैदा होती है उसकी वजह से ही हमें अर्थक्वेक मिलता है. सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ. पृथ्वी क्या करती है? हिल जाती है. इट शेक्स, द अर्थ शेक्स. These violent movement originate from a point of disturbance called the focus. और जिस पॉइंट से ये अर्थक्वेक जो डिस्टर्बेंस होता है पृथ्वी में उसको क्या कहा जाता है? फोकस.
द पॉइंट इन द अर्थ क्रस्ट व्हिच इज वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और फोकस के जस्ट ऊपर क्या होता है एपिसेंटर। Earthquake occur when the earth's plate move and readjust due to the expansive heat generated in the earth's interior। यहाँ पे आप लोग समझ लें कि ये दोनों डस्टर आपका प्लेट्स हैं, प्लेट्स आपस में कोलाइड भी हो सकते हैं और दूर भी जा सकते हैं और आपस में क्या कर सकते हैं रगड़ भी कर सकते हैं, घर्षण, हाँ ये कर सकते हैं। तो जब ये प्लेट्स कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं या कभी आपस में रगड़ खाते हैं, दिस इज द रीजन ऑफ अर्थक्वेक, यही है हमारे भूकंप का मेन कारण। Earthquake occur when the earth plates move and readjust due to the excessive heat generated in the interior of earth। जो पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं या रगड़ करते हैं तभी ये भूकंप होता है। जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फिर वापस भी आते हैं, तो जब वापस आएंगे आपस में टकराव होता है उन प्लेट्स का, तो इट क्रिएट्स मूवमेंट इन दी अर्थ। ये क्या करता है पृथ्वी के अंदर मूवमेंट पैदा करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी सडनली हिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही जान माल का नुकसान होता है पृथ्वी के ऊपर। शायद आपने भी महसूस किया हो भूकंप इन रिसेंट टाइम्स। इट इज सिमिलर टू थ्रोइंग ए स्टोन। आपने कभी देखा है द वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक स्प्रेड आउट एज अ कंसंट्रिक वेव फ्रॉम फोकस। इट इज सिमिलर टू थ्रोइंग ए स्टोन इन ए स्टिल वाटर पोंड। अगर एक आप तालाब है, तालाब में अगर एक पत्थर क्या फेंकते हैं तो क्या होता है इट फॉर्म्स रिपल्स ऑफ वाटर, वो वेव्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक द वाटर वेव्स ड्यू टू द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब होता है तो वहां से भी वेव्स निकलते हैं एंड इट शेक्स द अर्थ, ये पृथ्वी को हिला देता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं भूकंप आया तो पूरा पृथ्वी ही हिल जाता है, इट शेक्स अ पार्ट ऑफ द अर्थ, मींस किसी हिस्से को वो तबाह करता है, किसी हिस्से में मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। अब देखिए अर्थक्वेक जो होता है उसमें 3 तरह का वेव्स होते हैं। पहले मैंने वेव्स बता दिया, पानी में पत्थर फेंकेंगे तो वाटर पे क्या बनते हैं रिपल्स बनते हैं, वेव्स बन जाते हैं। तो जो अर्थक्वेक होता है उसमें प्राइमरी वेव्स होते हैं। प्राइमरी वेव्स और द पुश वेव्स आर द फर्स्ट टू अराइव ड्यूरिंग द अर्थक्वेक एज दे आर फास्टेस्ट। प्राइमरी वेव्स सबसे पहले अर्थ पे पहुंचते हैं क्योंकि वो सबसे तेज होते हैं। These waves travel at a speed of about 6 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 6 किलोमीटर की रफ्तार से ये वेव्स चलते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड है। अब ये प्राइमरी वेव्स हो गया। सेकेंडरी वेव्स क्या होता है शेक वेव्स और द नेक्स्ट टू अराइव देयर स्पीड इज लेस देन पी। पी यहाँ किसको डिनोट कर रहा है प्राइमरी वेव्स को, ठीक है, पी वेव्स, बट दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्शन। जो सेकेंडरी वेव्स है वो भी हिलाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो कौन है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू अराइव एंड ट्रेवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीस वेव्स आर वेरी पावरफुल एंड कॉज द मोस्ट ऑफ द डैमेज। जो सरफेस वेव्स होता है वही ज्यादातर डैमेज कॉज करते हैं अर्थक्वेक के दौरान। अर्थक्वेक पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, जो हीट है, उसकी वजह से ही वो होता है, ठीक है। प्लेट्स आपस से दूर जाते हैं, फिर से रीएडजस्ट होते हैं, जिसकी वजह से भूकंप होता है। अब देखिए भूकंप, मेजरिंग भूकंप, जो मेजरिंग भूकंप बोल रहे हैं, सॉरी मेजरिंग अर्थक्वेक। मेजरिंग अर्थक्वेक का मीन्स है कि हम लोग अर्थक्वेक जो भूकंप आता है उसको नापते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसको नापने के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये बता दें, रिक्टर स्केल। The intensity of an earthquake is measured on the Richter scale. This scale was designed by an American seismologist Charles Richter in 1935. 1935 में रिक्टर स्केल जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने ही अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसको उनके नाम पे ही रखा गया रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल क्या करता है, जैसे आप लोग भूकंप आएगा तो न्यूज में उसके तुरंत बाद ही बताया जाने लगता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, 6 है, 6.5 है, 7.2 है, ये रिक्टर स्केल बताता है हमें, ठीक है। तो ये रिक्टर स्केल पे ही नापने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि भूकंप कितना था। अब मान लीजिए जिस एरिया में भूकंप आया वहां पे रिक्टर स्केल नहीं होके कहीं दूसरे जगह पे है तो वी विल नॉट बी एबल टू
मेजर द अर्थक्वेक इंटेंसिटी, उसके इंटेंसिटी स्पीड को हम लोग नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो इट इज एन ओपन एंड स्केल रिटन एज 0 to 8.9। अगर आपका 7 से ऊपर भूकंप का झटका होता है रिक्टर स्केल पे ना, इट इज डिजास्टर। अगर 7 से नीचे है, 5 है, 4 है, 6 है, तो कंट्रोल में रहता है, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो 7 से बढ़ जाता है, 8 में अगर आ जाता है तो विनाशक ही होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। अब हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक को कैसे नाप सकते हैं ये पढ़ा। अब जो द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी के बारे में वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उसको सिस्मोलॉजी बोला जाता है। और जो लोग पढ़ते हैं उसके बारे में से अर्थक्वेक के बारे में जो पढ़ाई है उसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी, और अर्थक्वेक के बारे में जो लोग पढ़ते हैं उनको कहा जाता है सिस्मोलॉजिस्ट, ठीक है। Seismologists are the experts who study the pattern of earthquake, and the instrument that record the intensity of earthquake is called seismograph. Seismograph भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। रिक्टर स्केल भी है और यहाँ पे सेस्मोग्राफ भी है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है। These both instruments are used to measure the intensity of earthquake. अब जस्ट लाइक वोल्केनोस, मैंने बताया वोल्केनोस के लिए कि वोल्केनो 3 प्रकार के हैं। वोल्केनोस कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं? पैसिफिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। जस्ट लाइक दैट, ये हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव्स के बारे में मैंने बताया आपको। अब मेजरिंग अर्थक्वेक के लिए हमें रिक्टर स्केल भी हम लोग डील कर चुके हैं। सिस्मोग्राफ, सेस्मोलॉजिस्ट, ये सारे टर्म्स हमने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। वोल्केनोस की तरह ही अर्थक्वेक भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनके क्षेत्र कहाँ हैं, कहाँ पे वो ज़्यादा होते हैं। पहला है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। दिस बेल्ट coincides with the Pacific Ring of Fire. Almost 65% of the total earthquake of the world occur in this belt. सर्कम पैसिफिक बेल्ट में ही 65% जो पूरी दुनिया में भूकंप होते हैं उसका 65% सर्कम पैसिफिक बेल्ट के इर्द गिर्द ही ये भूकंप होते हैं। दिस बेल्ट इंक्लूड द कोस्टल मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया के इर्द गिर्द ही ये ज़्यादा भूकंप होते हैं, और 65% हो गया ये। अब दूसरा क्या है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अबाउट 25% ऑफ द अर्थक्वेक रिलेटेड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में जितने भी भूकंप होते हैं उनका 25% मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में ये भूकंप होते हैं। इट इंक्लूड्स द एल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरेनियन सी, द हिमालयाज, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका। इन सभी जगहों पे भूकंप की मात्रा नहीं होती, मतलब भूकंप होते हैं 25%, मीन्स वहाँ भी अच्छा खासा मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सेकेंडली मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट में 65%। पूरे दुनिया में अगर 100 भूकंप हो रहे हैं, 100 बार भूकंप महसूस किया जा रहा है, तो उसमें 65 बार सर्कम पैसिफिक बेल्ट में महसूस किया जाता है और 25 बार मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब देखिए मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, दिस एरिया रिकॉर्ड्स मॉडरेट अर्थक्वेक। ये जो एरिया है यहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है वो मॉडरेट होता है, मध्यम गति का, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। Which occurs as the lithospheric plates move in opposite direction. This belt includes the mid-Atlantic ridge and adjoining islands. Moderate the lithospheric plate move in opposite direction. Moves in opposite direction का मतलब क्या हुआ? दो प्लेट्स हैं, वो ये दोनों प्लेट्स हैं हमारे यहाँ मान लीजिए, एंड इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों दो तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी भूकंप होने की संभावना है, लेकिन वो भूकंप जो होता है वो मॉडरेट होता है, उतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, भुज अर्थक्वेक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 2001, इट वाज अ डिजास्टर्स अर्थक्वेक। ये भयानक भूकंप था जो इंडिया ने महसूस किया था, इंडिया ने झेला इस भूकंप को। 26 जनवरी 2001 में ये आया था, ठीक है। कहाँ पे आया था? गुजरात। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 जनवरी 2001 एज इंडिया वोक अप
celebrated 52nd Republic Day. The earthquake lasted for almost a minute. 1 मिनट तक वो भूकंप था. 1 मिनट में बहुत तबाही हो जाएगा. आप सोच रहे होंगे कि 1 मिनट में क्या होगा, लेकिन 1 मिनट में बहुत ज़्यादा तबाही हो चुका था पूरे गुजरात में. The earthquake lasted for almost a minute. The epicenter was near the town of Bhuj. उसका एपिसेंटर कहाँ था? भुज में. And the intensity of earthquake was 8.1. मैंने आपसे पहले कहा 7 के अगर बिलो रहेगा earthquake तो it is moderate, उतना ज़्यादा जान माल की नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर वो 8 से ऊपर चला जाता है on Richter scale के मेजरमेंट में तो वो बहुत ही खतरनाक भूकंप होगा. The earthquake led high-rise building to collapse and settlements to turn into heaps of debris. Means वहाँ जहाँ पे बड़े-बड़े बिल्डिंग्स थे, मॉल्स थे, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे. हॉस्पिटल, स्कूल्स, सारे बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाएंगे. तो अचानक से अगर ये व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदल जाती है तो सोचिए कि जीवन कितना कष्टमय हो जाएगा अर्थक्वेक की वजह से. ठीक है, तो we have completed this chapter. In next video I will share with you the question and answers of this chapter. Till then, thank you.